एएस अकाउंटिंग का है। एएस अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक है। और मैंने बताया कि एएस अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स में हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर में आना है ये। तो कल मुझे लगा कि शायद हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चले गए, तो आज थोड़ा आसान क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। वैसे वही फॉर्मेट पर ही बेस्ड था। ये जरा आसान क्वेश्चन है। ये कब आया हुआ है पेपर में? सबसे पहले हम ये देखते हैं। ये सवाल बेटा आपका आया हुआ है अक्टूबर नवंबर 2023 में, यानी एएस अकाउंटिंग में कंपनी अकाउंट्स के अंदर अक्टूबर नवंबर 2023 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। कल फरवरी मार्च 16/22 था। सबसे पहले देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं आपको, बैंक दिया हुआ है। ये जो बैंक दिया हुआ है हैदर, ये बैंक 10316 का दिया हुआ है। ये हैदर क्या है हमारा? ये जो बैंक दिया हुआ है 10316, ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। तुम्हारा ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी में आएगा। उसने लिखा नहीं हुआ, तो वो ओवरड्राफ्ट में आएगा, लायबिलिटी है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है आपकी, वो आपके एक्सपेंसेस में आएगी। इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1528 की। परचेजेस दी हुई है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रेवेन्यू दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम दिया हुआ है आपको, ट्रेड पेबल्स है और ट्रेड रिसीवेबल्स। कहते द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी हुई है, क्योंकि यदि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में उसने हमें बताया है कि उसमें कौन कौन से एसेट्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। एक लैंड है, अदर देन लैंड है, और टोटल दिया हुआ है। लैंड की कॉस्ट हमें दी हुई है 1,20,000। इसकी डेप्रिसिएशन निल है और एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी निल है, क्योंकि लैंड एक नॉन करंट एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, लिहाजा इट विल नॉट डेप्रिशिएट। अदर देन लैंड जो है 1,80,000 के एसेट्स हैं और उनकी डेप्रिसिएशन 82,500 हो चुकी है। 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने निकालनी है। और 2/3 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखना है आपने, और 1/3 जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में लेके जाएंगे। डेप्रिसिएशन के 2 हिस्से कर दिए उसने, यानी इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, 2/3 एंड 1/3। इसको टोटल करते हैं 1,20,000 और 1,80,000, 3 लाख बनती है। तो आप देखें आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट भी 3 लाख ही दी हुई, तो उसी के हिसाब से हम उसको लेकर चल रहे हैं। आगे देखते हैं। देयर वाज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपने कोई एसेट ना खरीदा ना बेचा है। इन्वेंटरी एट 30 सितंबर कॉस्ट 91,368 एंड हैड ए नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 126,435। तो आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, उसके ऊपर फिर मिटा दूंगा, कि जो इन्वेंट्री होती है जी, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। हमारा रूल होता है इन्वेंट्री इज, ये टू उसे हम कहते हैं, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। यानी इन्वेंट्री को आप कॉस्ट प्राइस या एनआरवी दोनों में से जो कम होगी ना उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। इन्वेंट्री जो कॉस्ट पे दी हुई आपको 91,368 है, लेकिन उसकी एनआरवी जो है आसान वो 126,435 है। तो आप देखें कि 91,368 जो है वो कम है, जबकि एनआरवी ज्यादा है। तो आप 91,368 पर ही रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हिच यू विल टेक इन योर अकाउंट्स, सारी बातें गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो 91,368 पर आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, विच इज गोइंग टू बी योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। आगे अगर हम देखें तो मजीद हमें कहता है कि 30 सितंबर को एडमिन एक्सपेंसेस अक्रूड है आपके 3850 के, बैंक इंटरेस्ट अक्रूड है 250 का, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्री पेड दी हुई है 1460 की। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस अक्रूड जो है वो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आते हैं, और जो प्री पेड एक्सपेंसेस हैं वो हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी आते हैं। दोनों फैक्टर, हाँ जी, करंट एसेट में भी आते हैं, एक्रूड करंट लायबिलिटी में आते हैं। आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, और वो कहता है कि आपने बैलेंस शीट भी बनानी है इस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, और इसके अंदर अब हम प्रॉपर हेड्स जो है ना, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर हेड्स की सूरत में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम उसको बनाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट है आपने ड्रॉ करनी है। इसमें हम डॉलर के साइन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जी, रेवेन्यू। और रेवेन्यू हम देखते हैं हमें कितना दिया है। आपको पता है रेवेन्यू में से हम जो सेल्स रिटर्न है बेटा वो माइनस कर देते हैं, लेकिन सेल्स रिटर्न हमें इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो देखते हैं रेवेन्यू हमें कितना दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है रेवेन्यू, और वो है 498,430 का। वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे, इधर आ जाएगा
498430। ओके, रेवेन्यू में से हम लेस कर देते हैं अपनी क्या बना कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग जो है वो हम अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन में ऐसा कोई हमें नहीं कहा कि आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग अलग करें, मैं इसी में वर्किंग फिलहाल कर रहा हूँ, आगे जाके हम यूज करेंगे। तो हम इसको बेटा हम आईएएस फॉलो नहीं करते, ऐसा कंपनी में कहीं मौजूद नहीं है कि आपने आईएएस के तहत बनाना है। एएस की बात करें, ए2 के अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर उसने जो फॉर्मेट दिया हो उसने फॉर्मेट ही आईएएस के तहत दिया हो, तो फिर आपको उसके अंदर अमाउंट डायरेक्ट लिखनी, ठीक है, अदरवाइज कोई इससे मसला नहीं। रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आपका आ जाएगा, वो कितना दिया हुआ है 86228। सर ने आपके नंबर गलत काटे हैं, हाँ, लेकिन अगर फॉर्मेट दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल्स की कंबाइंड अमाउंट का, फिर सही काटें, समझ आई। 86228 आपका आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ऐड हम कर देंगे उसमें परचेजेस, तो परचेज हमें ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 237851 की, इसमें से परचेज रिटर्न हम माइनस करते हैं, कैरेज इनवर्ड ऐड करते हैं, लेकिन इस सवाल में मौजूद नहीं है। तो परचेजेस हमें दी हुई है 237851, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 237851, इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉस्ट और एनआरबी दोनों में से कम वाली करेंगे। कैलकुलेशन अगर आप में से 2 बच्चे कर लें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हाँ, दो एक और बच्चा भी कर ले, हाँ सॉरी आप कर लो या आप कर लो, ठीक है, क्योंकि तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखते हैं हम कितनी है जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 30 सितंबर को, कॉस्ट और एनआरबी दोनों में से जो कम है उस पर रिकॉर्ड करनी है, वो है 91368। इधर आपकी आ जाएगी जी क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस कर देंगे 91368, माइनस करें क्या आता है जी 711। चेक करनी जरूरी है। तो 231,711 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 265,719 इज गोइंग टू बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखिएगा, आप जो ये लेबलिंग करते हैं इसे लेबलिंग कहते हैं। जैसे मैंने जीपी लिखा है यहाँ पर, आपको इसको फुल वर्जन में लिखना है, मतलब आप प्रॉपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे नंबर कट जाएंगे वरना, क्योंकि हम तो सवाल सॉल्व करते हुए लिख रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पे उसको यूज नहीं कर रहा। इसमें से हम ऐड कर देते हैं अदर इनकम, लेकिन वो ये फिलहाल इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम 2 हेड्स में रिकॉर्ड करेंगे, और वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अगले सालों में भी हमें वो यूज करना है। उसमें आपके आएंगे जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक तो होगा या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और दूसरे आपके आ जाएगी जी एडमिन कॉस्ट। इन हेड्स के अंदर हम इसको यूज करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट का टोटल हमें निकालना है, वो हम निकालते हैं और देखते हैं कि हम इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमें एक्चुअल ट्रायल बैलेंस के अंदर या क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है, दैट इज 60263। बेटा इसकी वर्किंग करूंगा मैं जी, इसकी वर्किंग करूंगा मैं यहाँ पे साइड पे, कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की आपको वर्किंग करके हम शो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में उसकी एग्जैक्ट अमाउंट दी हुई है वो सॉरी वो है जी आपके पास 60263, मैं लिखूंगा 60263। उसके अलावा और कौन से एक्सपेंसेस है जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, विच विल बी अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले डेप्रिसिएशन है 1,80,000 का 15% लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना इसलिए, तो 1,80,000 का 15% लेंगे और उसका 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा। तो 1,80,000 का 15% निकालने कितना आता है जी 27,000 आती है 15%, या उसका 1/3, 27,000 का 1/3 ले लें, 9,000 आपकी डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट इसमें चली जाएगी, यानी 1,80,000 का 15%, और फिर उसका हमने निकाला है 1/3। 1/3 इसलिए निकाला है कि उसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके सवाल में डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है लैंड पे तो होती नहीं है, 1,80,000 कॉस्ट पे निकालनी है आपने 15%, उसका 1/3 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाना, इसलिए हमने उसमें लिखा। उसके बाद वो कहता है जी नहीं करनी पड़ेगी आपको, वो प्रीपेड की अमाउंट आपको करंट एसेट के अंदर भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो प्रीपेड अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रीपेड आपकी दी हुई है 1460 की, ये 1460 आपको यहां से माइनस करना पड़ेगा लेस प्रीपेड के नाम से,
1460 यहाँ से हम माइनस कर देंगे प्रीपेड के नाम से। और मेरे ख्याल है कोई एक्सपेंसेस मौजूद नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट प्रीपेड है, एक तो आप एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से, और करंट एसेट के अंदर भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बताएं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमारे टोटल कितने आते हैं? जी 67803, ये आपका आ जाएगा जी 67803 आपका आ जाएगा जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का अमाउंट। उसके बाद आएगी आपकी एडमिन कॉस्ट, उसका हेड बना लेते हैं हम और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी कॉस्ट टोटल कितनी रिकॉर्ड करनी है। सर ये अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, इस्तेमाल में कर सकते हैं, लेकिन जब वो कंपनी में कह देता है, ये फॉर्मेट बना देता है, ये आईएस के तहत कह देता है, तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा इस फॉर्मेट को। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम देखते हैं और एडमिन कॉस्ट हम देखते हैं, वो हमें कितनी दी हुई है। अगर आप गौर करें तो वो आपको दी हुई ऊपर सबसे टॉप पे 117528 की। सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा ना जो मुझे दी हुई है 117528। उसके बाद आपकी यहाँ पे एक्रूड आ जाएगी एडमिन कॉस्ट, यानी जो कि अभी आपने एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं की। सर ये कहाँ लिखी हुई है? ये सवाल में एंड पे लिखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एक्रूड है 3850 के। ये जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं अंतजल ये हम ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। ये वो एक्सपेंस है जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। ना सिर्फ ये कि हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किए, हमने ये पे भी नहीं किए, तो एक्सपेंसेस में ऐड भी होती हैं और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएंगे, और दैट इज येट टू बी पेड। ये मैंने रिकॉर्ड कर दी है अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी आनी है, क्योंकि आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो 1,80,000 का 15% निकाला था वो 27,000 आई थी, उसका 2/3 एडमिन एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट जो आपने लिखनी है वो आपकी आ जाएगी 27,000 का 2/3, तो वो आपका आ जाएगा 18,000। उसके अलावा याद रखिएगा कि जो बैड डेट्स होते हैं वो भी आपके इसी में आते हैं, किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। और जो प्रोविजन इंक्रीज होती है वो भी इसी में आती है। इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ था, इसलिए हम उसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टर्स विश टू मेंटेन ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द डाउटफुल डेट्स आर चार्ज टू एडमिन एक्सपेंसेस। डाउटफुल डेट्स रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो आपने एडमिन एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करने हैं। तो हम देखते हैं कि आपका 3% ट्रेड रिसीवेबल्स का कितना आता है। तो अगर आप गौर करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दिए में 71600 के, इसका 3% निकालें, ये कितना आएगा हमारा? नहीं 71600 का 3% बेटा जो आएगा, उसके बाद हमने देखनी कि प्रोविजन हमें पहले से कितनी दी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें पहले से दी हुई कितनी? 1528 की। आपको बेटा प्रोविजन चाहिए कितनी है? 2148 की। हमें प्रोविजन चाहिए 2148 की, जबकि हमें दी कितनी हुई है? 1528 की। हमें प्रोविजन इंक्रीज करनी पड़ेगी कितने से? 620 से हम प्रोविजन इंक्रीज करेंगे, या इन द सेंस आप ये कह लें कि मेरे पास 1500 मैंने प्रोविजन की बास्केट में रखे हुए थे बैड डेट से बचने के लिए, लेकिन वो कहता है क्वेश्चन में कि हमें ट्रेड रिसीवेबल के 3% पर डाउट है कि वो पैसे नहीं देंगे, तो हमें 2148 रुपए अलग रखने चाहिए, जबकि हमने जो पैसे सेट असाइड किए हैं हैदर वो 1528 है। तो हमें प्रॉफिट में से और पैसे निकालने पड़ेंगे 620 और प्रोविजन में डालने पड़ेंगे। तो 620 एक्सपेंसेस की वजह से एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे, और 620 प्रोविजन में ऐड होगा। अब आपकी प्रोविजन कितनी होगी आयशा? 2148 की होगी प्रोविजन। अब आपकी प्रोविजन अब आपकी 620 से बढ़ गई है ना, तो प्रोविजन में आप 1528 की प्रोविजन है, उसमें 620 हम ऐड करेंगे तो आपकी प्रोविजन अब 2148 की होगी। लेकिन एक्सपेंसेस में 620 ही आने हैं आपके। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट में से सिर्फ 620 निकाल रहे हो फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। तो यहाँ पर 3% नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 620। इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएंगे, एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल आपके पास आ जाएगा, और वो निकालें जी कितना आता है हमारा? ये आपका आ जाएगा जी 13,998। कितना था? नहीं यार ज्यादा बता रहे हैं आप। अच्छा ठीक, हाँ उस्मान समझ गया हूँ। 13,998 इसका दोनों का टोटल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का एडमिन का, तो आपके पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कालें जी कितने आते हैं? 207801।
बेटा इसको नेगेटिव लिखना चाहे लिख सकते हैं ब्रैकेट, नहीं लिखेंगे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक्सपेंसेस को माइनस ही करना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जो आपके एक्सपेंसेस हैं डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन वो हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 57918। दिस इज गोइंग टू बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो चीजें हम माइनस करते हैं, एक आपकी होती है फाइनेंस कॉस्ट और दूसरी आपकी होती है टैक्स। लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट ही दी हुई, जिसको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं बेटा, एक ही बात है, फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप सवाल पे गौर करें तो क्या हमें फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से कोई फाइनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है? क्या हमें क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है? वो भी नहीं, नहीं है ना। हमें सिर्फ नीचे लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट एक्रूड है 250 का, सिर्फ यही आपका बैंक इंटरेस्ट एक्रूड है 250 का, जो कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर ऊपर कोई बैंक इंटरेस्ट लिखा होता तो उसमें 250 हम क्या कर देते, ऐड कर देते, कि ये भी ऐड होता साथ उसके अंदर और दूसरा भी हम माइनस करते। लेकिन ये बैंक इंटरेस्ट एक्रूअल नॉर्मली तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ कि 250 की अमाउंट है तो डिबेंचर तो है नहीं, तो इंटरेस्ट आया फिर कहां से? जी भाई क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला, बताओ। सवाल ये है कि बैंक इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है कोई, बैंक इंटरेस्ट कहां से आ गया? नहीं, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट है ये, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता है, इसलिए उसकी अमाउंट भी आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी नहीं है बैंक इंटरेस्ट की, तभी उसने बैंक इंटरेस्ट का नाम दिया है फाइनेंस कॉस्ट का, और वो आपका आ जाएगा कितना 250 का। ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो चला आएगा 57668। 57668 आपका आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, मेरा ख्याल है आमना आपको समझ आ गई होगी बनानी। अब आपको आज इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल कोई है, कोई मतलब तो पूछ ले, फिर भी एग्जाम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ये थोड़ा इजी क्वेश्चन किया और इसको फुल फ्लेज मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आगे भी कर रहेंगे आप। नेक्स्ट हमने बनानी है जी इसकी बैलेंस शीट। सर वो कहाँ दी हुई है, उसने क्वेश्चन में कहा है आपको, देखें कहते हैं जी इनकम स्टेटमेंट बनाए, वर्किंग भी देखें जगह छोड़ी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहता है कि आपने बनानी है। अक्टूबर नवंबर 2023 का हमारा क्वेश्चन है और ये हम सॉल्व जो है वो कर रहे हैं। तो बनाते हैं कि इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स। उसके लिए हम एक और ओपन कर लेते हैं अपना, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आते हैं हम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेफिनेटली बैलेंस शीट को ही कहते हैं हम, लेकिन हमने इसको चेंज इसलिए किया है कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम बनाई जाती है। सबसे पहले इसमें हमारे क्या आते हैं, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपको पता है हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसमें आपकी आती है जी कॉस्ट, फिर हम लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और लास्ट में 3 हेड इसके बनते हैं ना, लास्ट में आपकी क्या आ जाती है, नेट बुक वैल्यू। तो नॉन करंट एसेट्स में अगर आप देखें तो आपको नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटा इकट्ठा दिया है, आपको इसको इकट्ठा ही रिकॉर्ड करना है। याद रखिएगा आप इसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसकी कॉस्ट में लिखूंगा सबसे पहले वो कितनी है बेटा 3 लाख। अब 3 लाख को देखने के बाद अगर आप गौर करें तो आपके पास पहले से डेप्रिसिएशन हो चुकी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे, और वो कितनी है 82,500। और अब जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसको आपको देखना पड़ेगा, वो आपकी थी 27,000। 27,000 जिसमें 9,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में गई थी और 18,000 जो है वो एडमिन में गया है, तो 27,000 की डेप्रिसिएशन है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 82,500 में प्लस करेंगे आप 27,000, और फिर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, वहां पे लिख सकते हैं आप, तो वहां आपने टोटल लिखने 27,000 ऐड करेंगे, मैंने कल ही बताया था, लिखवाया भी था कि आप पिछले सालों की डेप्रिसिएशन को साथ ऐड करके प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐड करके फिर माइनस करते, टोटल कितना आएगा 109,500, ये माइनस कर दें 3 लाख में से, तो आपकी नेटबुक वैल्यू जो है वो आ जाएगी 82,500। हाँ यार वाकई नहीं सही है, 82,500 प्लस 27 190,500,
तो 1,90,500 हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हमने नेट बुक वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। अब हमारे करंट एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स में आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आते हैं और उसके बाद आपके आएंगे प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो भी आनी है, और कैश भी आपका आता है अगर कैश जो है वो हमारे पास पॉजिटिव दिया होता। लेकिन इस क्वेश्चन में कैश पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट है, इसलिए वो नहीं आएगा। उसके अलावा अदर रिसीवेबल भी आ सकते हैं हम, यानी कि अदर रिसीवेबल को भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं मैम। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं कि हमें कितनी दी हुई है नीचे क्वेश्चन में। वो हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस भी की थी, वो कितनी मेरे भाई 91368। 91368 हम क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे सेकंड कॉलम में हम लिख देंगे, और बाद में वो तीनों चीजें ऐड होकर आगे जानी है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स पे देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए हुए कितने के 71600। साथ हम कैसे करेंगे, 71600 में से हम प्रोविजन माइनस करके लिखेंगे। कौन सी प्रोविजन, टोटल प्रोविजन, और वो कितनी थी 2148 थी आपकी, नॉट दैट व्हिच हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द टोटल प्रोविजन। कितने आता है आंसर आपका 70912 आपका आ जाएगा। आसान साथ साथ कीजिएगा प्लीज, ठीक है। 69452 आपका ये आ जाएगा। अब प्रीपेड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देखें, वो आपने यहां से माइनस भी की थी, प्रीपेड थी और 1460 की, और आपको वो करंट एसेट में भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एज एसेट के तौर पे यहाँ पे 1460। इसके अलावा मैंने बताया था कि अदर रिसीवेबल्स भी आपके आते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि मौजूद नहीं है इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और कैश भी आपका पॉजिटिव मौजूद नहीं है। तो इन तीनों का हम टोटल कर लेंगे। वन सिक्स टू टू एट जीरो, तो 162280 हमने टोटल कर लिया। तो आपके पास टोटल एसेट्स हम निकाल लेंगे, कितने आ जाएंगे जी 352780 आपके पास आ गए टोटल एसेट्स। अब हमने क्या बनाना है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सेक्शन, और वो डेफिनेटली इसके इक्वल भी आना चाहिए। सबसे पहले इसमें इक्विटी बना लेते हैं, और इक्विटी में आपको पता होना चाहिए हमारा क्या आता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके अलावा शेयर प्रीमियम भी आता है, जनरल रिजर्व भी आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन में देखें, बिकॉज दिस इज रादर ए सिंपल क्वेश्चन, तो आप देखें इसमें जनरल रिजर्व आपको नजर नहीं आ रहे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख का, बेटा $1 का शेयर है ये लिखा हुआ है, और जो आपके हैं शेयर प्रीमियम दिया हुआ है 20,000 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स दी हुई है 34572 की। तो हम चलते हैं वापस, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका है जी 2 लाख का, शेयर प्रीमियम जो है आपको दिया हुआ है कितने का 20,000 का, और रिटेन्ड अर्निंग्स में आपको भी सॉल्व करके बताता हूँ। प्रॉफिट आपका ऐड होगा और डिविडेंड्स माइनस होते हैं उसमें से। सर इसका तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे, बिल्कुल सही, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में बहुत ज्यादा डाटा गिवन नहीं था, और उसने हमें बनाने को कहा भी नहीं, यानी रिक्वायरमेंट में भी नहीं था कि आप बनाएं उसको। तो रिटेन अर्निंग्स हम देखते हैं, स्टार्ट में कितनी थी 34572। डिविडेंड जरा देख लेते हैं, कहीं दिया ना हो तो मुझे नजर नहीं आ रहा। 34572 में जो प्रॉफिट है वो हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस कर दूंगा, कितना है 57668। तो मेरे पास रिटेन अर्निंग्स एट द एंड जो है वो आ जाएंगी, जो कि कितनी आती हैं 92240। अब हम इन तीनों का टोटल जो है वो आगे लेके चले जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3122240, यानी इक्विटी का टोटल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि वो कितना हमारा आता है। आंसर भी लिख लिया हमने 3122240। इसके बाद इक्विटी के बाद बेटा आपकी आती है नॉन करंट लायबिलिटी। लिखा इसलिए क्योंकि बेटा क्वेश्चन में हमेशा दी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, कोई डिबेंचर हमें नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बैंक लोन मौजूद नहीं है, तो वी विल गो फॉर करंट लायबिलिटी डायरेक्टली।
लेकिन मैंने समझाने के लिए करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का नाम जो है वो यूज किया है, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। करंट लायबिलिटी में बेटा सबसे पहले आएंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स ये दिए हुए हैं 26124 के, वो मैं लिख लेता हूँ। ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे 26124। उसके बाद देखें दोनों चीजें आनी है आपकी। कौन सी सर? एक बैंक इंटरेस्ट एक्रूड ये भी आएगा, और एक एडमिन एक्सपेंस एक्रूड ये भी आएंगे, ये दोनों लायबिलिटी। क्योंकि ये दोनों चीजें आपने अभी तक पे नहीं की। सर आपको कैसे पता है? एक्रूड का मतलब होता ही यही है। एडमिन एक्सपेंस एक्रूड और बैंक इंटरेस्ट एक्रूड दोनों आपके लिखे जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एडमिन एक्सपेंस आपके आ जाएंगे एक्रूड 3850 के, और बैंक इंटरेस्ट एक्रूड वो भी आपका आ जाएगा, वो आपका है बेटा 250 का। और एक चीज और है, वो मिस नहीं करनी है आपने, वो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, करंट एसेट नहीं, वो करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाता है, वो पेबल है। वो कहाँ लिखा हुआ है हमारा? ये लिखा हुआ है बैंक विच इज क्रेडिट, सो दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये आपने वापस देने हैं पैसे बैंक को 10316 के, वो भी आपके इधर लिखे जाएंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। तो इसका टोटल हम आगे ले जाएंगे। हम देखते हैं कितना आ जाएगा। 40,540 है। तो 40540 आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटीज का टोटल। और इसका ग्रैंड टोटल अगर आप करें तो वो आपका आ जाएगा 352,780। हमने बैलेंस शीट को अपने दोनों तरफ से यानी इक्वल, हमारी बैलेंस शीट जो है ना वो आ गई है, और इस तरीके से हमने बैलेंस शीट को सॉल्व किया है। तो देख लें, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस जो है वो कर सकते हैं, ताकि मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कोई इसमें मसला नहीं, आसान है, बिल्कुल इजी है, और सबको समझ आ गई होगी। कोई मुझे इसमें महसूस नहीं हो रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम है। देखते हैं इससे आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको घर में देना चाहता हूँ, उस पर डिस्कस भी हम करते हैं अभी। ये हमारा हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट तो करें, आगे वो क्या कहता है। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर हमारे कोर्स में अब नहीं है। डिफाइन ए कैपिटल रिजर्व, वो आप लिख लें। कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स व्हिच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल ट्रांजैक्शंस। Capital reserves are those reserves which are created because of capital transactions. Capital transactions. फिर आगे लिखें, they are not created out of profit and cannot be used to pay dividends. They are not created out of profit. जी जी, they are not created out of profit and cannot be used to pay dividends. They are not created out of profit and cannot be used to pay dividends. ठीक हो गया जी? यानी प्रॉफिट में से नहीं होते ना, कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो हम प्रॉफिट से नहीं निकालते, वो तो हम शेयर प्रीमियम एग्जांपल भी लिखे ना। फॉर एग्जांपल शेयर प्रीमियम रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व होते हैं कि एसेट वैल्यू आपकी बढ़ गई है, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हो गया। शेयर प्रीमियम, आपका शेयर 10 वाला शेयर ने कितना फ्लोट कर दिया 12 में, जो एक्सेस अमाउंट आपको मिली है वो शेयर प्रीमियम है, आप उसमें रिकॉर्ड करेंगे। स्टेट वन यूजेस ऑफ ए कैपिटल रिजर्व, इट इज दे आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। वन यूज ऑफ कैपिटल रिजर्व लिख लें, दे आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स, लिख लें। दे आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। कैपिटल रिजर्व्स यूज की जाते हैं, दे आर यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। ठीक है जी। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके मुझे दिखाएं। मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखिए 1 lakh shares are issued at a premium of 0.10 per share. जी, 1 lakh shares are issued at a premium of 0.1 per share.
1 lakh shares are issued at a premium of 0.1 per share, तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे? 0.1 पर शेयर, तो उसकी एंट्री क्या होगी जबकि एक शेयर आपका $1 का है? बैंक डेबिट होगा बेटा 1 लाख इंटू 1.1 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 1 लाख इंटू 1 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा 1 लाख इंटू 0.1 से। बैंक डेबिट होगा पर शेयर अगर ना दिया हो तो हम 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। बैंक डेबिट होगा 1 लाख इंटू 1.1 से, कि 1 शेयर, एक शेयर की प्राइस और 0.1 उसका प्रीमियम, 1.1 से हो क्योंकि 0.1 प्रीमियम पे हम प्रूव कर रहे हैं, राइट। लास्ट ऑप्शन 3 है बेटा, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ जी। तो 1,10,000 आपका आ जाएगा बैंक शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 1 1 लाख आ जाएगा, और शेयर प्रीमियम 1 लाख इंटू 0.1 10,000 आपका आ जाएगा शेयर प्रीमियम। ये हमने डिस्कस जो है वो कर लिया और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगला सवाल जो आपने घर में करना है वो आप लिख लें, कल आप करके लाएंगे, मैं चेक करूंगा। कल मैंने कैश फ्लो के सवाल भी चेक कर लिया बच्चों के, और ये भी आप लोग इसमें पढ़ नहीं रहे। और ये क्वेश्चन आपने करना है जी अक्टूबर नवंबर 1921 अक्टूबर नवंबर 1921 का क्वेश्चन आपने करके लेके आना है, और फिर इससे आगे जो है वो हम मजीद क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नवंबर 1921 जी जी पूछने जी जी बिल्कुल बिल्कुल ओके जी, कोई मसला तो बताएं, अदरवाइज फाइन। अल्लाह हाफिज।